दोस्तों ये कहानी है झारखंड के रांची जिले की, जहां का रहने वाला आशीष बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिताजी ट्रक ड्राइवर होते हैं और जो भी वो कमा के लाते थे उसी से उनका घर का गुजारा चलता था। लेकिन पिताजी अक्सर उसे मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया करते थे और इसी का नतीजा था कि वो एक साधारण परिवार से निकलने के बाद एक कलेक्टर की पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये दिल छू लेने वाली कहानी आप पूरी ज़रूर सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल दी और किस तरीके से उन्होंने जो भ्रष्ट लोग थे उनको सबक भी सिखाया। दोस्तों कहानी शुरू होती है झारखंड के रांची जिले में रहने वाले आशीष की, जिसकी उम्र करीब 26 साल थी। ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, काफ़ी जगह नौकरी ढूंढी लेकिन नौकरी उन्हें नहीं मिल पाती है। लेकिन वो फिर भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, इसलिए वो तैयारी जारी रखते हैं। उनके पिताजी ट्रक ड्राइवर होते थे। ट्रक ड्राइवर के लिए अक्सर 2 दिन 3 दिन के लिए जाया करते, लेकिन जब भी वो वापस आते तो काफ़ी परेशान होते। कहते कि हम इतनी मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन रास्ते में हमें गाड़ी रोक लेते हैं। कहते हैं कभी तुम्हारा आरसी में कमी है, कभी किसी चीज़ में कमी है, और हमसे पैसे ऐंठ लेते हैं। मालिक भी हमें पैसे नहीं देता और हमारी जो मेहनत की कमाई होती है आधी तो इसी तरीके से लुट जाती है। ये बात अक्सर आशीष सुना करता था और उसे बहुत दुख हुआ करता था कि किस तरीके से पिताजी की मेहनत की कमाई को इस तरीके से गंवाना पड़ता है। एक दिन उन्हें कोई बताता है कि अगर तुम यूपीएससी की तैयारी करो तो तुम एक दिन कलेक्टर बन सकते हो और तुम इस तरीके के जो समाज में भ्रष्ट लोग हैं उनको सबक सिखा सकते हो। बस यही बात उनके दिमाग में बैठ जाती है और उसी दिन से वो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ये बात में जब पिताजी को उनको पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होते हैं। कहते हैं कि बेटा हम चाहे भूखे रहेंगे लेकिन तेरी यूपीएससी का पूरा खर्चा उठाएंगे, तू बस मेहनत और ईमानदारी से लग जा। और उसी के बाद वो रात दिन मेहनत करना शुरू कर देते हैं। वक्त गुजरता है, पहला अटेम्प्ट करते हैं लेकिन बदकिस्मती तक कुछ नंबरों से वो रह जाते हैं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और दूसरे अटेम्प्ट करते हैं। दूसरे अटेम्प्ट में वो अपना यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं। क्लियर करने के बाद वो रिजल्ट को देखते हैं और रिजल्ट देख के बहुत खुश होते हैं और वहीं से जल्दी से अपने पिताजी को फ़ोन मिलाते हैं। कहते हैं कि पिताजी आपका बेटा आज कलेक्टर बन गया, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये सुनने के बाद पिताजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा जल्दी से आजा, हम घर में बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। धीरे धीरे ये बात आसपास में और सब जगह फैल जाती है। इधर आशीष अपने घर आता है। घर आने के बाद अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है और उसके बाद अपने दादा दादी का भी आशीर्वाद लेता है और सब लोगों से बहुत खुश होकर मिलता है। गांव के लोग भी उन्हें बहुत मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुमने अपने जो गांव का नाम रोशन कर दिया, तू पहला इंसान है जो कि कलेक्टर बना है। आसपास में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन साथ के साथ पिताजी उससे एक बात कहते हैं कि बेटा मैंने तुझे बचपन से एक नसीहत दी है और उस चीज़ को हमेशा फॉलो करना। हमेशा काम अपना मेहनत और ईमानदारी से करना। किसी गरीब और मजलूम पर कभी जुल्म मत होने देना। क्योंकि आशीष साहब ने भी, जो डीएम साहब थे, कलेक्टर साहब थे, उन्होंने भी बचपन से ये सब चीज़ें देखी थी और उनके पिताजी ने हमेशा यही ईमानदारी और मेहनत और अच्छे इंसान का पाठ पढ़ाया था। तो उनके दिलो दिमाग में भी बैठा हुआ था कि मैं आज उस पोजीशन में पहुंचा हूँ जहाँ से मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। और वो भी पिताजी से वादा करते हैं कि जब तक मैं इस पद पर रहूंगा तब तक मैं वादा करता हूँ कि किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। जल्द ही उनकी ट्रेनिंग का समय आता है। ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। ट्रेनिंग पूरी होती है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनकी एक अच्छे से ज़िले में पोस्टिंग कर दी जाती है। वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। धीरे धीरे चीज़ें उस जगह की सुधरने भी लगती हैं। काफ़ी अप्रिसिएशंस मिलती हैं उनको कि आपके आने के बाद काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। हमेशा गरीबों के लिए वो तैयार रहते थे। कोई भी अगर उनसे मिलने आता था तो वो कभी उससे मिलने से इनकार नहीं करते और खुद उनके पास जाते मिलने के लिए। इसी तरीके से वक्त गुजरता है। लेकिन एक दिन बैठे बैठे उनके पास में एक ड्राइवर आता है और कहता है कि हमें इस तरीके से परेशान किया जाता है। जब वो उसकी समस्या सुनते हैं तो एकदम से उन्हें अपने पिताजी की वो बातें याद आने लगती हैं जो वो अक्सर कहा करते थे। जब उनके पिताजी किसी टूर पर जाया करते थे और वापस आने पे बताते थे कि किस तरीके से उनको रास्ते में पुलिस नाके पर या ट्रैफिक पुलिस वाले पर अक्सर परेशान करते हैं, जबकि उनके कागज़ भी पूरे होते थे। तो वो तय करते हैं कि एक बार मैं इन ट्रक ड्राइवर के साथ होने वाले अन्याय को ज़रूर जानूंगा। मुझे अभी तक सब चीज़ों का पता था लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जान पाया। इसलिए वो तय करते हैं कि मैं खुद जाकर इन चीज़ों को देखूंगा। वो अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं कि एक ट्रक का अरेंजमेंट करो जो कि माल से लोड हो
उसके पेपर पूरे होने चाहिए और हर कागज़ पूरा होना चाहिए। और मैं खुद ड्राइवर के भेष में चलना चाहता हूँ और तुम मेरे साथ मेरे असिस्टेंट बन के चलोगे, यानी जो भी ड्राइवर को हेल्पर होता है वो बन के चलोगे। इसके बाद जो कलेक्टर साहब होते हैं वो तय करते हैं कि मैं उसी रूट पे चलूँगा जिस पे मेरे पिताजी चलते थे। इसके बाद वो ट्रक लेते हैं और चल पड़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कलेक्टर साहब को ट्रक चलाना बहुत अच्छा आता था। उनसे किसी भी तरीके का कोई भी ट्रक हो, जैसी भी हो, सब चीज़ें चलवा लो, क्योंकि बचपन से उनके पिताजी खुद ट्रक ड्राइवर थे और उनको भी बहुत शौक था कि मैं भी ट्रक चलाना सीखूं। इसलिए कोई सी भी कार हो, ट्रक हो, ड्राइवर हो, हर चीज़ को वो बहुत अच्छे से चलाते थे। इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। पूरे ड्राइवर का भेष बनाते हैं जिस तरीके से ड्राइवर होते हैं और ट्रक को लेते हैं और हाईवे पर निकल पड़ते हैं। उनके साथ उनका असिस्टेंट भी होता है जो हेल्पर के रोल में था। अब करीब 12-13 किलोमीटर के करीब ट्रक चला ही था कि तभी पीछे से एक गाड़ी आती है सायरन देती हुई, जिसमें आरटीओ साहब और उनके साथ में कुछ पुलिस वाले बैठे हुए होते हैं। वो लाते हैं और सीधा ट्रक को सामने लगा देते हैं और गाड़ी से वो कहते हैं कि उतर के नीचे आओ। अब आशीष साहब, जो कि एक ट्रक ड्राइवर के भेष में थे, उसी तरह से नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि जी सलाम, क्या बात है। तो गाड़ी से आरटीओ साहब निकलते हैं और कहते हैं कि गाड़ी के पेपर दिखाइए। वो गाड़ी के पेपर निकालते हैं। ये आरसी है, ये पोल्यूशन है, ये इंश्योरेंस है, फलाना ढिमाका जो भी होते हैं, सब एक एक करके पेपर दे देते हैं। अब पेपर में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं। वो बोलते हैं कि इंश्योरेंस में कमी है, तुम्हारा इंश्योरेंस का। वो कहते हैं कैसी बात करा दी, इंश्योरेंस तो पिछले हफ्ते मैंने कराया, इंश्योरेंस भी पूरा। अब आरटीओ साहब और वो जो उसके साथ में 4 पुलिस वाले होते हैं वो सोचने लगते हैं कि अरे इसके तो पेपर पूरे हैं, अब क्या करें। तो वो ट्रक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, कहते हैं कि अरे तुम्हारा ट्रक ना ओवरलोडिंग है। वो कहते हैं कि कैसी बात करते हैं, ओवरलोडिंग कैसे हो सकता है, ये देखिए पेपर, जितने मुझे अलाउ है उतना ही इसमें लोड है। वो कहते हैं अच्छा तू मेरे सिर्फ जबान चला रहा है। आरटीओ साहब को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तेरा चालान कटेगा, एक काम कर, अपने मालिक को फ़ोन कर और उसको फ़ौरन यहाँ पर बुलाओ। अब वो कहते हैं कि आशीष साहब, जो कि एक ट्रक ड्राइवर के भेष में थे, तो कहते हैं कि वो मालिक तो यहाँ पर है नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं, आपको जो भी काम है वो मुझसे बोल दो। इसके बाद क्या करते हैं, जो आरटीओ साहब होते हैं वो जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर उनके साथ में जो 3-4 कांस्टेबल्स थे ना, पुलिस वाले, वो आते हैं और उनसे कहते कि आशीष साहब से कि यार क्या बेकार के चक्कर में पड़ रहा, क्यों साहब को गुस्सा दिला रहा, एक काम करो, इस साहब को कुछ खर्चा पानी दे दो और चले जाओ यहाँ से, वरना बेकार में 20-30 हज़ार रुपये का तुम्हारा चालान कट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ तुम 5,000 रुपये दो और चलते बनो। अब जो आशीष साहब थे, जो ट्रक ड्राइवर के भेष में थे, वो कहते हैं कि किस बात के पैसे, मेरी गाड़ी पूरी है, पेपर पूरे हैं और लोडिंग जितनी होनी चाहिए उतनी है, फिर मैं पैसे क्यों दूँ। वो कहते हैं कि देखो बेकार का मत करो, अगर तुमको ऐसा लगता है तो फिर चालान कटवा लो। इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं चालान तो नहीं कटवाऊंगा, एक काम करते हैं, यहाँ के जो नए डीएम साहब आए हैं हम उनके पास चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या फैसला लेते हैं। तो ये सुनने के बाद वो गुस्सा हो जाते हैं, जो उनके साथ में पुलिस वाले होते हैं। कहते हैं अच्छा तू हमें पाठ पढ़ा रहा है। हाँ, और इसके बाद में वो बदतमीजी करने लगते हैं और उनमें से एक पुलिस वाला उनके साथ में हाथापाई की कोशिश करता है। तभी डीएम साहब फौरन अपना आईडी कार्ड निकालते हैं और उनको दिखाने लगते हैं। ये देखने के बाद वहाँ मौजूद जितने भी पुलिस वाले थे वो उनको सैल्यूट मारते हैं और कहते हैं कि सर गलती हो गई। कहते हैं गलती हो गई, ये क्या गलती हो गई, चलो जाओ अपने आरटीओ साहब को बुला के लाओ। आरटीओ साहब भी आते हैं और उनको बताया जाता है कि ये तो यहाँ के शहर के नए डीएम साहब है। ये सुनने के बाद वो भी कहते हैं कि सर सॉरी, गलती हो गई, वो हमें पता नहीं था, हम लोग तो अपने नियम के हिसाब से चल रहे। वो कहते हैं नियम के हिसाब से आप बिल्कुल नहीं चल रहे थे और सब कुछ मेरे सामने हुआ है, हर चीज़ की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, ये मेरा असिस्टेंट है, इसको मैंने इसीलिए रखा था ताकि तुम्हारे ये हर करतूत की रिकॉर्डिंग कर सके, और इसने एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग की है और अब मैं तुम पे एक्शन लूँगा। इसके बाद वो तभी डीएम साहब, जो कि पहले से ही सभी तैयारियों के साथ आए थे, वहाँ मौजूद 4 कांस्टेबल्स को तुरंत ही नौकरी से निकाल देते हैं और उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई भी दर्ज की जाती है ताकि आगे कोई ऐसा ना कर सके। उसके बाद आता है आरटीओ साहब का। आरटीओ साहब क्योंकि एक बड़ी पोजीशन पे थे इसलिए उन पर डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता था, लेकिन फिलहाल उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है और उनके खिलाफ एक
इंक्वायरी कमेटी बिठा दी जाती है कि जब तक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक आप अपनी नौकरी पर नहीं आ सकते, और उसके बाद ही आप पे जो भी एक्शन है वो उसके हिसाब से लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन आशीष साहब के बारे में, डीएम साहब के बारे में, जिन्होंने एक गरीबी से निकलकर एक डीएम की पोजीशन तक पहुंचे और गरीबों का दर्द समझा। आपको जैसा भी अच्छा लगे आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।